हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपके लिए नया पाठ लेकर आया हूँ। पाठ का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। पाठ 5 हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाएं। सबसे पहले मैं पाठ की शुरुआत करूँ तो मैं आपको पाठ की थीम बताना चाहूँगा कि प्राथमिक क्रियाएं होती क्या है। वाकई में अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्रियाएं, अगर हम क्रिया की बात करें या अगर हम इसको हिंदी इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या होती है? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये भी एक्टिविटी है। आप वहाँ पर बैठे हैं, ये भी एक्टिविटी है। अगर आप खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो वो भी एक्टिविटी है, वो भी क्रियाकलाप है। लेकिन अगर आपकी क्रिया का संबंध अगर अर्थ से हो जाए, यानी अगर रुपए से हो जाए, उससे आप कुछ पैसा कमा रहे हो, उस क्रिया से अगर आप कोई पैसा कमा रहे हो, या फिर आप संसाधनों का उपयोग कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका आर्थिक क्रियाकलाप कहलाएगा। वो क्रिया क्या बन जाएगी? आर्थिक क्रिया बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आर्थिक क्रिया। तो आप समझ रहे होंगे कि क्रिया का मतलब या क्रियाकलाप का मतलब जो भी हम काम कर रहे हो क्रिया है, लेकिन अगर उसका संबंध अगर पैसे कमाने से हो या संसाधनों के उपयोग से हो तो वो बन जाएगा आर्थिक क्रियाकलाप। अब उसी आर्थिक क्रियाकलाप में कई प्रकार की क्रियाएं होती है। जैसे हम बात करें, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थ है, पंचम है, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी हम समझते हैं प्राथमिक क्रियाएं। क्या समझते हैं? प्राथमिक क्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ की थीम समझ में आ गई होगी कि प्राथमिक क्रिया का मतलब कि हम यहां से या तो पैसा कमाने जा रहे हैं इस क्रिया से, या हम संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं। हाँ? अब प्राथमिक क्रिया क्या होती है? प्राथमिक क्रिया ये होती है कि जिसमें हम प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का या कच्चे माल का सीधा ही उपयोग कर लेते हैं, और उससे हम अपने काम में लेते हैं या पैसा कमाते हैं, उसे हम कहते हैं आर्थिक क्रियाकलाप, मतलब प्राथमिक क्रिया। इन सीधी परिभाषा क्या होगी कि प्रकृति से प्राप्त संसाधनों या कच्चे माल का अगर हम सीधा ही उपयोग में ले लेते हैं, उसे हम कहते हैं प्राथमिक क्रिया। क्या कहेंगे हम उसे? प्राथमिक क्रिया। जैसे अगर आप जंगल में जाते हैं और वहां से लकड़ी लेकर आते हैं, लकड़ी काट कर लेके आते हैं, और लकड़ी का आप ईंधन में काम ले रहे हैं या उसी रूप में काम ले रहे हैं, तो वो भी प्राथमिक क्रिया हुई। अगर हम लकड़ी के अलावा अगर हम मछली पकड़ रहे हैं, मत्स्य पालन कर रहे हैं, तो वो भी प्राथमिक क्रिया हो गई। अगर आप कृषि कर रहे हैं तो वो भी एक प्राथमिक क्रिया हो गई। अगर आप आखेट कर रहे हैं यानी शिकार कर रहे हैं तो वो भी एक प्राथमिक क्रिया हो गई। अगर आप खनन कर रहे हैं तो वो भी प्राथमिक क्रिया हो गई, जिसमें आप सीधा ही उसको उपयोग में ले रहे हैं। तो प्राथमिक क्रिया का मतलब समझ रहे होंगे कि जिसमें हम प्रकृति से प्रदत्त कच्चे माल को या संसाधनों को सीधा ही उपभोग कर लेते हैं, सीधा ही उपयोग में ले लेते हैं, उसे हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। और क्रिया आर्थिक क्रियाकलाप क्यों? क्योंकि उससे हम अर्थ यानी पैसा कमा रहे हैं। अब प्राथमिक क्रियाकलाप का मैं एक बार चार्ट बनाऊंगा। पाठ बड़ा अच्छा है, उसको समझने से पहले कि हम चार्ट बनेंगे। और मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको 12th में नंबर लाने हो तो अधिक से अधिक अगर आप चार्ट बनाएंगे, चार्ट के द्वारा या कोई नक्शे के द्वारा अगर आप अपनी प्रस्तुतिकरण करेंगे तो आपका अच्छे नंबर आएंगे उसमें। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या कहेंगे हम? जैसे हम बात करें यहां से बात करते हैं, हम शुरुआत करेंगे। देखिए, प्राथमिक क्रिया आपका नाम से पता पड़ा है, एक ऐसी क्रिया जो प्राथमिक यानी शुरुआत में शुरू हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मनुष्य घुमक्कड़ व्यतीत था, घुमक्कड़ जीवन जी रहा था, या मैं आपको पाठ की थीम समझा रहा हूं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगी। आप मेरे साथ चलिए, आपको जरूर समझ में आएगा। जब मनुष्य घुमक्कड़ जी रहा था, जंगलों के अंदर रह रहा था, प्रकृति के अधीन था, तो प्रकृति से प्राप्त संसाधन, और उस वक्त जो उसने अपनी उदर पूर्ति के लिए यानी पेट पूर्ति के लिए जो भी क्रियाएं करी, हाँ, वही आर्थिक प्राथमिक क्रियाओं में आती है। तो सबसे पहले उसने क्या किया? उसने देखा कि एक जो जानवर है, बड़ा जानवर है, जैसे शेर है, वो छोटे जानवर का शिकार कर रहा है, उसको खा रहा है, यानी उस संसाधन का उपभोग कर रहा है, जिससे उसको लगा कि इससे पेट भर सकता है, भूख मिट सकती है। तो उसने भी क्या करने लगा? उसने आखेट करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? आखेट। यानी जो पहली प्राथमिक क्रिया शुरू होती है वो होती है आखेट। ये हम पढ़ेंगे आगे से। आखेट के साथ में इसने शुरू किया भोजन संग्रहण।
भोजन संग्रहण कैसे? उस जब वो देखिए आपको बताना चाहूँगा आखेट कहाँ होता है। आखेट आपको जो अति शुष्क यानी सूख जो आपके गर्म प्रदेश है वहाँ मिलेगा या ठंडे प्रदेशों में मिलेगा। तो वहाँ पर जब देखा कि ठंडे प्रदेशों में भोजन को इकट्ठा किया जा सकता है, एक बड़ा जानवर है उसका शिकार किया, उसको कई दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं, वहाँ के कंदमूल है, वहाँ की शहद है, जड़ी बूटियों को सुरक्षित रखना है, तो इस प्रकार से आखेट और भोजन संग्रहण ये शुरू हुआ। और भोजन संग्रहण का आप उदाहरण आप भोजन वस्तु विनिमय से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास में जो लोग जनजातीय रूप में रहते हैं, जंगलों के पास में रहते हैं, वो आपके गाँवों में आते हैं, शहरों में आते हैं और आपको शहद या कुछ जड़ी बूटियाँ देते हैं, बदले में कुछ वस्तुएं आपसे लेते हैं। तो ये भी एक तरीके से व्यापार हुआ। तो ये प्राथमिक व्यापार है। तो पहला हुआ आखेट व भोजन संग्रहण। अब आगे क्या होता है? आप आगे चले, जब उसने मनुष्य ने देखा कि मैं मतलब जानवरों का शिकार कर रहा हूं, लेकिन मैं इस जानवर का मैं परिवहन में भी काम ले सकता हूं, परिवहन के अंदर भी काम ले सकता हूं, क्योंकि मैं जानवरों का शिकार कर रहा हूं, घूम रहा हूं, अगर ये मेरे साथ रहेंगे तो मैं काम कर सकता हूं। तो उसने जो दूसरा काम शुरू किया इसके बाद, वो था पशुचारण या पशुपालन। पशुचारण या फिर हम कह सकते हैं पशुपालन। तो दूसरी प्राथमिक क्रिया होती है पशुचारण। देखिए सीक्वेंस से चल रही है, पशुओं का शिकार कर रहा है, अब पशुओं को साथ रख रहा है। अब वो पशुओं को साथ रख रहा है। शुरुआत में उसने क्या किया? पशुओं को साथ लेकर चल रहा है। जो शुरुआत थी, आप समूह था, एक साथ में हजारों भेड़ें हैं और वो भेड़ों को लेकर चल रहा है क्षेत्र के हिसाब से। कहीं पर अगर गर्म स्थान है तो वहाँ पर भेड़ है, ऊँट है, ठंडे स्थानों पर याक है, गाय है, बैल है, अगर गर्म स्थानों पर है उनको लेकर चल रहा है। और उसके लिए कोई सीमाएं नहीं है, बड़े क्षेत्र में चला जा रहा है, वहाँ पर जो चारा आता है उनको चला रहा है, आगे चले जा रहा है, सीमाओं का कोई बंधन नहीं है। तो यहाँ पर जो पशुचारण की जो इकाई शुरू होती है, जो पहला है वो है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण। अब चलवासी पशुचारण है यानी चल रहे हैं, पशुओं को लेकर आराम से वो चल रहे हैं और उनका आर्थिक क्रियाकलाप भी हो रहा है, पशुओं को बेच भी रहे हैं। लेकिन वर्तमान मैं आगे बताऊंगा आपको कि वर्तमान इस युग में चलवासी पशुचारण बंद हो गया है। क्यों? मैंने अभी कहा कि खुला क्षेत्र है, सीमाओं का बंधन नहीं है, ये शुरुआत की बात कर रहा हूं, लेकिन अब राजनीतिक सीमाएं बन गई है। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए आपको अनुमति की आवश्यकता होगी या आप जा ही नहीं सकते। हाँ, जो आपके क्षेत्र हैं जहाँ पर खुले हुए क्षेत्र थे और वहाँ पर मनुष्य ने बसाव कर लिया है, तो आपको खुले क्षेत्र भी नहीं मिलेंगे। तो अब ये बंद हो गया है। तो अब इसके एवज में, इसके रूप में दूसरा जो पशुचारण होता है वो है वाणिज्य, यानी आप बात कर सकते हैं व्यापारिक के रूप में बात करते हैं, वाणिज्य पशुधन चारण या पशुधन पालन। ठीक है, ये चल रहा है। अब आगे आखेट से पशुचारण के बीच में, अब आगे देखिए आप मनुष्य, मैं वापस वहीं जाना चाहूंगा, शुरुआत में जाना चाहूंगा। मनुष्य पशुचारण कर रहा है, जानवरों को लेकर जा रहा है, चलवासी पशुचारण कर रहा है। समस्या ये आ रही है कि पशुओं को जब चला रहा है तब उससे घास नहीं है। तब उसने देखा कि नदियों के पास में कहीं पर उसे ऐसी घास मिली जहां पर उस घास को, उस चारे को पशुओं को भी खिला सकता है और कुछ ऐसी फसलें भी मिली जिनको वो खुद भी खा सकता है। तो उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं नदियों के पास में रहूं, मैं कहां पर रहूं? नदियों के पास में रहूं। और क्या शुरुआत कर दूं? मैं जो शुरू करूं वो करूं कृषि। क्या करूं? कृषि। और कृषि के साथ में क्या करूंगा? मैं कृषि के साथ में चारा भी उगाऊंगा और मैं खाद्यान्न भी उगाऊंगा। खाद्यान्न में खाऊंगा और चारा मैं पशुओं को खिलाऊंगा। तो ये शुरुआत होती है पशुचारण के पास में। आपको पता है जितनी भी सभ्यता हैं, जैसे दजला फरात की सभ्यता है, आपके मेसोपोटामिया की सभ्यता है, दजला फरात नदी के पास में है, आपके सिंधु घाटी की सभ्यता है वो सिंधु नदी के पास में है, मिस्र की सभ्यता नील नदी के पास में, तो वहीं पर रहने लगे। और वहीं पर हम आगे पढ़ेंगे मानव बस्ती में कि यहीं पर ही जब कृषि कर रहा है तो कृषि से प्राप्त खाद्यान्न और इन पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए उसने जिस संरचना का निर्माण किया उसे हम कहते हैं अधिवास। क्या कहते हैं? अधिवास, या उसको नाम शुरू करेंगे बस्ती। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि आप आखेट से पशुचारण और कृषि पर कैसे हैं। मैं पाठ की थीम समझाना चाह रहा हूं, अगले वाले में हम पूरे पाठ को विस्तृत से पढ़ेंगे। अभी आप थीम समझिए, कृषि। अब कृषि भी शुरुआत कीजिए। मैं यहां से एक लंबा चार्ट पढ़ा रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा। कृषि में देखिए, आप कृषि में पहले क्या करेगा मनुष्य? ये तो है नहीं कि देखिए आप एक बात समझिए कि व्यापार क्या होता है। व्यापार का आप फर्क इसे समझ सकते हैं कि व्यापार के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ अधिशेष उत्पादन को ही बेचते हैं। अधिशेष यानी जो ज़्यादा है। सपोज कीजिए आपके साल भर में आपको जो 12 बोरी गेहूं चाहिए, कितनी चाहिए? 12 बोरी। लेकिन किसी साल आपकी 9 बोरी होती है गेहूं की, तो आप क्या कुछ बेचेंगे? नहीं बेचेंगे, क्योंकि बोरी कम पड़ रही है। लेकिन आपके अगर यहाँ पर 20 बोरी होती है तो +8 आपके अधिशेष में है, इसका आप व्यापार कर सकते हैं।
अधिशेष उत्पादन का। तो व्यापार अधिशेष उत्पादन का क्या आता है। तो जब कृषि शुरुआत की गई, अधिशेष का मतलब ही नहीं था। तो उन्होंने जो कृषि का जो उनका कृषि करने का जो उनको जो चाह आई कृषि करने की, जो उन्होंने सोचा, उसके अंदर उन्होंने जो उनका उद्देश्य था वो था जीवन निर्वाह। क्या था? जीवन निर्वाह। इसलिए पहले जो कृषि का नाम आएगा जीवन निर्वाह कृषि आएगा। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। जीवन निर्वाह करना है, मुझे अपने परिवार का पेट पालना है, उनको रहना है, मुझे कोई भी व्यवसाय से यानी कोई व्यापार से मतलब नहीं है, मैं जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। और मैंने बताया था आपको कि संसाधनों का उपभोग भी क्या कहलाता है, आपकी प्राथमिक क्रिया में आता है। मैं संसाधनों का उपभोग कर रहा हूँ, मैं मिट्टी का उपयोग कर रहा हूँ, मैं कृषि कर रहा हूँ। अब जीवन निर्वाह कृषि हो गई। अब जीवन निर्वाह कृषि भी दो प्रकार से होती है, मैं इसी को यूं बांटना चाहूंगा। आप चार्ट को लंबा भी बना सकते हैं, चार्ट को यहाँ पर लंबा बना सकते हैं, लेकिन बन नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप यूं कर लीजिए, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपने कृषि है, कृषि के अंदर आपका जो पहला पार्ट आता है वो आता है आपका जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि, ये आप ले लीजिए ए। अब जीवन निर्वाह कृषि भी क्या होती है? दो प्रकार की है। पहली है, अब बताइए जीवन निर्वाह होगी तो शुरुआत में क्या करेगा मनुष्य? शुरुआत में वो जो उसको पुराने औजार हैं, जैविक खेती है यानी लकड़ी के औजार हैं या पशुओं को उपयोग में लेके काम करेगा। यहाँ पर उसके पास कोई तकनीक नहीं है, कोई वैज्ञानिक तकनीक नहीं है। तो पहली कृषि है वो है आदिम कालीन जीवन निर्वाह कृषि। आदिम कालीन जीवन निर्वाह कृषि। इसका दूसरा नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि। लेकिन ये शुरुआत थी, जीवन निर्वाह हो रहा था, लेकिन जनसंख्या, आपने जब माल्थस का सिद्धांत पढ़ा था जिसमें देखा था कि जब जनसंख्या ज़्यादा होती, संसाधन कम होते हैं, तो संसाधनों को बढ़ाने का तरीका सोचा जाता है। तो यहाँ पर सोचा गया कि नहीं, इससे हम अपने जनसंख्या का पालन पोषण नहीं कर सकते। तो एक अगली आती है जो आदिम कालीन जीवन निर्वाह कृषि है। उसके बाद में जो आती है कि हमको भूमि का गहन उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आती है वो है गहन जीवन निर्वाह कृषि। आपको पता है स्थानांतरित कृषि, इसके बारे में बात करेंगे, यह बंद हो चुकी है क्योंकि इसको हम जलाओ और काटो कृषि भी कहते हैं। जलाओ और काटो कृषि भी कहते हैं। यहाँ पर एक इस कृषि में क्या होता है मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। इसमें कुछ क्षेत्र भूभाग पर खेती की जाती है, एक बार, 1 साल, 2 साल, 3 साल। जब भूमि अनुपजाऊ रहती है तो उसको छोड़कर दूसरी जगह चल जाते हैं, वहाँ पर खेती की जाती है। इसी दरमियान उस जमीन पर जब घास उग जाती है तो वापस किसान या वो जनजाति वहाँ पर आती है, उसको काटती है, उस घास को, जली हुई घास को मिट्टी में मिलाती है ना, और वहाँ पर वापस खेती करती है। तो इसको जलाओ और काटो कृषि भी कहते हैं। लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको खुला क्षेत्र नहीं मिलेगा। आप ऐसा नहीं कि कभी भी किसी भी क्षेत्र में जाकर आप खेती कर लें, क्योंकि अब सीमांकन हो चुका है। गहन जीवन निर्वाह कृषि ये 2 प्रकार की है। अगर आप गेहूं उगाएंगे तो ये है गेहूं प्रधान जीवन निर्वाह कृषि। गहन, गेहूं प्रधान गहन जीवन निर्वाह कृषि। और अगर आप चावल उगाएंगे तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। अब ये गेहूं कहाँ उगेगा? 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगेगा। चावल कहाँ उगेगा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ क्षेत्रों के लिए गेहूं मुख्य खाद्यान्न हो गया, यहां पर चावल हो गया, ये आप समझ रहे होंगे। अब देखिए आगे आएंगे। अब आगे आके जीवन निर्वाह कृषि हो गई। लेकिन जो मनुष्य का उद्देश्य व्यापार होता है, मैंने कहा अधिशेष उत्पादन, यहां अधिशेष नहीं हो रहा। जब अधिशेष उत्पादन होगा तो वो उस उत्पादन को बेचेगा। तो यहां पर जो कृषि की जाएगी वो है आपके विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। और बेटा ये जो आपका जीवन निर्वाह कृषि वाला ये फोकस है, ये अल्प विकसित देशों में या विकासित देशों में, एशिया वाले देशों में है। अब यहां से हम जो आगे चल रहे हैं वो हम चल रहे हैं यूरोपियन कंट्री में, जो विकसित है, जहां पर अच्छी तकनीक है, जहां पर अच्छे संसाधन है, जहां पर अधिक पूंजी है, अधिक अच्छा मौसम है, वहां पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि होगी। मुख्यतः आप गेहूं की बात कर सकते हैं। इसी में अगला पार्ट आएगा आपके पास पढ़ेंगे, उसका नाम है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि ये भी कहां पर होगी? वो यूरोपियन कंट्री में होगी, जहां पर आप पशु भी पालेंगे, पशुपालन भी करेंगे और साथ में कृषि भी करेंगे। यानी आप अच्छी तकनीक के द्वारा, अच्छे बीजों के द्वारा आप कृषि भी करेंगे, रासायनिक खादों के द्वारा, और पशुपालन भी करेंगे। आप करेंगे, हम भी यहाँ पर पशुपालन करते हैं गाँवों के अंदर, भारत में नहीं करते तो हैं, लेकिन वो इस रूप में नहीं कि हम उसके बड़े स्तर पर व्यापार कर सकें, वो जीवन निर्वाह में आ जाता है। तो मिश्रित कृषि हो गई आपका, अगला मिश्रित कृषि हो गया।
अब देखिए मिश्रित कृषि के अंदर ये अपनी सामान्य कृषि होगी। अब मैं कुछ विशिष्ट कृषि की बात करता हूं जो क्षेत्र विशेष के आधार पे। ये तो सामान्य है, जीवन निर्वाह, जीवन के बाद व्यापार क्या, विस्तृत वाणिज्य कृषि, और आप हम पढ़ेंगे मिश्रित कृषि। अब इसके बाद में आप एक नंबर सीरीज से पढ़िए, आप सी आ गया, यहां पर डी देखें, आप पढ़ेंगे रोपण कृषि। क्या पढ़ेंगे? रोपण कृषि। देखिए रोपण कृषि का मतलब आप समझिए कि ये उस वक्त की बात है जब यूरोपियन कंट्री थी, जैसे मान लिया इंग्लैंड की बात करें, उन्होंने उपनिवेश बना लिए और वहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय जो फसल है उनको उगाने के लिए जब उनको सस्ते मजदूर चाहिए थे, तकनीक तो उनके पास थी, पूंजी तो थी, लेकिन सस्ता श्रम नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, जो उपनिवेश जो देश थे वहाँ पर अपनी वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा, अधिक पूंजी के द्वारा वहाँ पर जो कृषि करी उसे रोपण कृषि कहते हैं। जहाँ पर जैसे आपने सुना होगा केले के बागान हैं, आपने चावल के आपने नारियल के बागान सुने होंगे, आपने जैसे कॉफ़ी के बागान सुने होंगे, चाय के बागान सुने होंगे, वो सब इसमें आएंगे। अब आपका डी अगला जो आएगा, ये सीरीज चल रही है, पूरी सीरीज ऐसी चल रही है। ई के अंदर आपके पास में आ जाएगा डेयरी कृषि। डेयरी कृषि क्या है? ये भी एक तरीके से यूरोपियन कंट्री से हम सीख रहे हैं, अभी हमारे पास भी है लेकिन यूरोपियन कंट्री में है, आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर ठंडे प्रदेशों में है, आपके यूरोपियन कंट्री के अंदर है। वहाँ पर क्या क्या आता है, जो डेयरी प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, जैसे दूध से बना हुआ, जिसमें आप ले सकते हैं, जैसे पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, उसको आप वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से एक अच्छे माहौल के अंदर पशुओं को रखा जाता है, फिर उनसे जो उत्पाद प्राप्त होता है उनको 24 घंटे के अंदर अधिक से अधिक शीघ्र बाजारों में पहुंचाया जाता है। तो उनको रखना, पशुओं को रखना, जैसे आपने यहाँ पर रखा था, आपने यहाँ पर पशुधन, तो यहाँ तो पशु को पाल रहे थे, लेकिन उनको रखना, फिर उनसे तैयार माल उत्पाद को बाजारों तक शीघ्र पहुँचाना, ये सब डेयरी कृषि के अंदर आएगा। तीसरा आपका जो ई और एफ, ये मान लीजिए आप, जो अगला है वो डेयरी कृषि के बाद में आएगा, वो आपका आता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप फल, आप सब्जी या फिर फूल जैसे उद्यान कृषि करते हैं तो इसको उद्यान कृषि कहते हैं। अब देखिए आप फल भी देखेंगे, सब्जी भी देखेंगे, उद्यान यानी फूल भी देखेंगे, ये सब खराब होने वाली चीज़ें हैं। तो ये क्या किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई नगर है, तो नगर में तो जमीन महंगी मिलती है, तो नगर के पास का जो क्षेत्र होता है, जो ग्रामीण इलाका होता है, वहाँ पर तो इनको उगाया जाता है, सब्जियों को उगाया जाता है, ठीक है। और फिर वहाँ से ट्रकों के माध्यम से या वाहनों के माध्यम से अतिशीघ्र कहाँ पहुँचा जाता है? बाजारों में पहुँचा जाता है। यहाँ खेती क्यों नहीं की जाती? क्योंकि यहाँ पर जमीन महंगी है, खेती वहाँ पर की जाती है और अतिशीघ्र वहाँ पर पहुँचाया जाता है। तो ये क्या होती है? फल सब्जी उद्यान कृषि कहलाती है। इसको ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रक फार्मिंग, क्योंकि ट्रकों के माध्यम से पहुंचाते हैं, इसको ट्रक फार्मिंग भी हम कहते हैं, ठीक है। अगला आपका ई एफ, ये मैंने बताया ये क्षेत्र विशेष के हिसाब से सब ये विशिष्ट है। आपका डी एफ, अब आपका देखिए अगला है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि, इसको भी हम पढ़ेंगे। भूमध्य सागरीय कृषि यानी भूमध्य सागर जो है उसके जो यूरोपियन कंट्री है, दक्षिण यूरोपियन कंट्री है, हम नक्शे में देखेंगे, बात करेंगे। आपकी अफ्रीकन कंट्री है, आपका कैलिफोर्निया का प्रांत है, आपका चिली का मध्य प्रांत है, जहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है, खट्टे फलों की फसल अच्छी होती है, वहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है, ठीक है। हम क्षेत्रों की बात करेंगे इसमें आगे। अगला जो आएगा इसके अंदर आएगा सहकारी। अब देखिए मैं दो कृषि एक साथ लूंगा, सहकारी कृषि और आपका सामूहिक कृषि। देखिए सहकारी कृषि सामूहिक कृषि में क्या अंतर है, समझिए आप। सहकारी कृषि में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप स्कूल में, आप क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, 30-40 बच्चे हैं, आपको किसी टीचर ने कहा कि आपको बुक लेके आनी है, तो आप पर्टिकुलर एक एक जना बुक लेने जाएगा तो आपको बुक मिलेगी 40 रुपए की, जो भी 40 की मिलती है। अब आपने क्या कहा कि हम सब नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे कि हम सभी एक बच्चे इकट्ठे करेंगे पैसा और एक साथ एक जना ही 40 बुक ले आएगा, ये 2 जने ले आएंगे। तो आप सामूहिक रूप में यानी सहकारी, आपने एक संगठन बना लिया, क्योंकि आपका उद्देश्य एक है, आपको किताब सस्ती लानी है, तो वही बुक आपको 35 रुपए में मिलेगी। तो यानी सहकारी कृषि का मतलब होता है कि जब निश्चित उद्देश्य के लिए एक उद्देश्य के लिए जब समूह यानी कई लोग मिलकर एक संगठन बना लेते हैं और वहां पर क्या करते हैं, एक साथ कृषि के अंदर जैसे रासायनिक खाद का है या फिर अन्य कृषि उपकरणों का क्या करते हैं, खरीदते हैं, उसे हम सहकारी कृषि के अंदर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लाभ का बंटवारा होता है और जो हानि होती है वो सामूहिक नहीं होती है, वो व्यक्तिगत होती है। उनका काम खाली कहाँ तक रहता है, उन सामानों को खरीदना, उसके बाद में वो सस्ते में मिल जाएगा। उसके बाद में जो हानि होगा, लाभ होगा, खेत के अंदर मान लीजिए कहीं पर बारिश नहीं होती है, कोई भी कारण होता है, तो वो खुद का होगा। लेकिन सामूहिक कृषि में क्या क्या आता है कि सामान भी सामूहिक रूप से खरीदते हैं, पूंजी भी सामूहिक रूप से रखती है और लाभ और हानि का बंटवारा भी सामूहिक रूप से होता है।
ये हम पढ़ेंगे। ये सब अगर आप बात करें तो ये यूरोपियन कंट्री यानी विकसित जो हमारे यूरोपियन देश है या उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तटीय क्षेत्र है, वहाँ की कृषि है रोपण कृषि, डेयरी कृषि, फल सब्जी कृषि, भूमध्य सागर कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि, जिसको हम अपना रहे हैं अभी। ठीक है, अब आगे में यह आपका पूरा आपका प्राथमिक क्रिया होगा। एक लास्ट में बता रखा है इसी के अंदर ही, कृषि के बाद में खनन, वो भी हम पढ़ेंगे। खनन क्या होता है? खनन के अंदर क्या कि एक जैसे खनिज को जो हम लेते हैं, खान से निकालते हैं, जो पदार्थ निकलता है उसे खनिज कहते हैं, जो काम करते हैं, जो क्रिया करते हैं उसे खनन कहते हैं। और खनन दो तरीके से होता है। अगर आप जमीन में से खनन को निकालेंगे यानी खनिज को निकालेंगे तो भूमिगत खनन, और अगर आप धरातल से यानी ऊपरी परत को तोड़कर निकालेंगे जो सस्ता भी होता है उसे धरातली खनन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ की थीम समझ में आ गई होगी हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्राथमिक क्रिया है जिसमें प्रकृति से प्राप्त संसाधनों कच्चे माल का सीधा उपयोग करा जाता है। हमने आखेट भोजन संग्रहण पढ़ेंगे, पशुचारण पढ़ेंगे जो जलवासी पालन वाणिज्य पशुधन होगा, कृषि के विभिन्न रूप पढ़ेंगे और फिर ये हम सभी रूप पढ़ेंगे और खनन पढ़ेंगे। आपको अगले पाठ में हर टॉपिक पर, हर बिंदु पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको पाठ की थीम समझ में आई होगी। आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आगे पूरे पाठ की चर्चा करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।